नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ और बात करेंगे सबसे पहले खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा आज। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। वेटलैंड के महत्व के बारे में भी बात करेंगे सीएम योगी। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान कल। महानिर्माणी अखाड़ा सुबह 5 बजे करेगा स्नान। सभी अखाड़े संगम में स्नान करेंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। लखनऊ में बसपा ने रविदास जयंती के सहारे कोर वोटर को साधने की तैयारी शुरू। 12 फरवरी को रविदास जयंती का आयोजन। दलित बस्तियों में विशेष होंगे कार्यक्रम। सोनभद्र में 3 गाड़ियों की टक्कर में 20 घायल। ट्रेलर रोडवेज बस और ट्रक के टक्कर में 20 लोग घायल। घायलों को भेजा हिंडाल्को अस्पताल। लखनऊ में प्रदूषण की धुंध। लालबाग का AQI 307 पहुंचा। सुबह से निकली धूप। यूपी के अन्य जिलों में कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है। ट्रेलर रोडवेज बस और ट्रक के टक्कर की बात सामने आ रही है। 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर में 20 लोग घायल। रोडवेज बस में सवार 20 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी। घायलों को भेजा हिंडाल्को अस्पताल। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी हुई है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को भेजा हिंडाल्को अस्पताल। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सोनभद्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर रोडवेज बस और ट्रक के टक्कर की घटना सामने आ रही है। 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस में सवार 20 यात्री घायल। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज बस में सवार 20 यात्री घायल होने की सूचना सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी हुई है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ चुके हैं। अरविंद दुबे, जैसा ट्रेलर रोडवेज बस और ट्रक की आपस में टक्कर होने की बात सामने आ रही है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, पूरी अपडेट क्या है इस खबर को लेकर? ये मुद्दा आपको बता दें कि मौके पर घटना के बाद पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग के पिपरी का बताया जा रहा है, जहां पर घटना के बाद आसपास में हड़कंप मच गया। तो वही घटना में 20 यात्रियों की घायल होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल मौके पर सीओ पिपरी अमित कुमार के साथ भारी तादाद में फोर्स भी पहुंची हुई है। घायलों को हिंडाल्को अस्पताल भेजा गया है। अभी किसी के हताहत की बात सामने नहीं आई है, लेकिन 20 लोगों के घायल होने की बात सामने जरूर आ रही है। घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हो गई है, खासकर रोडवेज की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। जी, क्या अन्य लोगों की भी सूचना सामने निकल कर आ रही है? 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या अभी अन्य भी वहां फंसे होने की जानकारी है अरविंद? नहीं, घायलों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है। सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में हिंडाल्को में उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से काम कर रही है। बहरहाल अभी किसी के हताहत की बात नहीं है। गाड़ी से सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है। गाड़ी को सड़क से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेन इत्यादि भी वहां पर बुला ली गई है। जी अरविंद जी, ये दुर्घटना की मुख्य वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? किस वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? 3 गाड़ी आपस में एक साथ टक्कर खाई है। ये ओवरटेक के चक्कर में हुआ है। ओवर स्पीड था, गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और सामने से गाड़ी आ रही थी। दोनों सामने से टकरा गई, जिसके बाद तीसरी गाड़ी भी उसी में टक्कर मार दी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तो इस सड़क कह सकती है कीलर रोड है। अगर बात करें तो इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाओं का दौर जारी रहता है। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग की अगर बात करें तो यूपी में कहें तो टॉप 10 में यह स्थान ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। सोनभद्र से हम आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की रोडवेज बस में सवार 20 यात्री घायल हुए हैं। रोडवेज बस में 20 यात्री
के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। सोनभद्र में बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस राहत बचाव में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है। ट्रेलर रोडवेज बस और ट्रक के आपस में टक्कर की घटना सामने आ रही है। 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस राहत बचाव में जुटी हुई है। घायलों को हिंडाल्को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है और मौके पर पुलिस राहत बचाव में भी जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज है। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने मैदान में करेंगे जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, रामगंज मिल्कीपुर अयोध्या में करेंगे विशाल जनसभा। सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने मैदान में जनसभा करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में जनसभा को करेंगे संबोधित सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्वोदय इंटर कॉलेज के सामने मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत तिवारी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम योगी के आने की और क्या और प्लानिंग होगी? अनिकेत, मिल्कीपुर में चुनाव की तो 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान होना है
जी। और अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की, तो चुनाव प्रचार का अंतिम समय आ चुका है और इन अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंचेंगे और एक नहीं बल्कि 2 जनसभाओं को वहां संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करें अजीत चंद्रभान पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए 3 तारीख की, तो 3 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो भी करेंगे मिल्कीपुर में। अगर बात करें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, तो मिल्कीपुर सीट पर जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की या फिर बसपा की, तो दोनों ही दल वहां पर अपने प्रत्याशी को उन्होंने नहीं उतारा। तो साफ तौर पर जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब ऐसे में अगर बात की जाए, जो जिन 9 सीटों पर पहले जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर हार मिली है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नाक की बात बन चुकी है मिल्कीपुर सीट। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और अपने 6 जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी उन्होंने वहां पर नियुक्त किया था। फिर वो चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात कर ले, सतीश शर्मा की बात कर ले, दयाशंकर मिश्र दयालु की बात कर ले और जेपीएस राठौर की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने के लिए भी जो तमाम जो मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट पर लगा दी थी और वो लगातार वहां प्रवास कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके जो अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनके जो बेटे अजीत प्रसाद है उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और उनके पक्ष में भी लगातार चाहे डिम्पल यादव हो या फिर जो खिलाड़ी रिंकू यादव है उनकी जो पत्नी है वो वहां पर लगातार भ्रमण कर चुकी हैं, लोगों से वोट की अपील कर चुकी हैं अजीत प्रसाद के हक में। तो कहीं ना कहीं जो दोनों ही दल हैं वो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट पर अपने पक्ष में कहीं ना कहीं पूरा माहौल बनाया जाए और जो बड़ा जो वोट बैंक है वो अपने साथ लाकर कहीं ना कहीं वहां की सीट पर अपना कब्जा कहीं ना कहीं बनाया जा सके, उसका जो प्रयास है वो लगातार दोनों ही दलों को देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दीपिका, तो वो भी 3 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे और जनसभा और रैली करते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट है वो कहीं ना कहीं नाक की बात बन चुकी है और दोनों ही दल पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। और जिसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर पहुंचेंगे और 2 जनसभाएं करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 तारीख को एक बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर दीपिका करते हुए नजर आएंगे। अनिकेत, क्या लग रहा है, जैसे कि भाजपा की कड़ी हार हमें अयोध्या में भी देखने को मिली, तमाम चीजें वहां पे परियोजनाएं हो या फिर मंदिर की बात हो, हर चीज भाजपा ने वोट बैंक के लिए अच्छा प्रयास किया था, लेकिन मिल्कीपुर एक हॉट सीट कही जाती है, तो यहाँ पे सपा और भाजपा की एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा का पूरा एक तरीके से कहा जाए मिल्कीपुर पे पूरा हाथ कह सकते हैं, तो क्या भाजपा वहां मिल्कीपुर में अपनी छाप बना पाएगी? क्या वहां जीत सुनिश्चित हो पाएगी भाजपा की? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर हम बात करें सियासत या राजनीति की दीपिका, तो राजनीति में कुछ भी होना मुनासिब है। अगर बात करें तो देखने को मिला था कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था और उसी बेहतर प्रदर्शन में जो अवधेश प्रसाद जो विधायक थे मिल्कीपुर सीट पे वो वहां से सांसद निर्वाचित हुए। तो अब वो जो सीट वो अधिक हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पर उपचुनाव की तैयारियां हुई और देखने को भी मिला कि जिन 9 सीटों पर पहले उपचुनाव हुए उनमें समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर हार मिली है। तो अब ऐसे में कटहरी की सीट हारने के बाद में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरी तरह से चिंतित भी है और परेशान भी है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर जो सीट जो गढ़ माना जाता समाजवादी पार्टी का, वो गढ़ भी कहीं ना कहीं हाथ से ना चला जाए, उसको लेकर लगातार जो अखिलेश यादव है वो प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि अजीत प्रसाद जो वर्तमान में जो सांसद समाजवादी पार्टी से उनके ही बेटे जो अजीत प्रसाद है उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और अगर हम बात करें मिल्कीपुर सीट की दीपिका, तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण सभी कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिलता है और खासतौर पर अगर हम मिल्कीपुर सीट की बात करें तो मिल्कीपुर सीट में चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो या फिर ठाकुर हो, सभी का जो मुस्लिम हो, उनकी जो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबकी जनसंख्या लगभग बराबरी है। तो अब ऐसे में कहना कि जातीय समीकरणों को साधने के साथ में वहां पर अपने पक्ष में वोट की अपील करना कहीं ना कहीं चुनौती जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि अगर हम चुनाव के नतीजे देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि 7 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी, तो कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी चाह रही है कि अपने प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराई जाए। हालांकि चंद्रभान पासवान कितना बीजेपी के पक्ष में उनके पक्ष में वोट दिला पाते हैं, खुद कितना वो वोट ले पाते हैं, ये खैर देखना होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो मिल्कीपुर सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है और दोनों ही दल ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर अपने प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराई जाए। और अगर हम बात करें चुनाव प्रशासन की, तो पूरी तैयारियां वहां भी कर ली गई। 12 जो प्लाटून जो पीएसी है उसको वहां पर डिप्लॉयड किया गया। इसके साथ ही 1000 जो अन्य जिले के जो पुलिसकर्मी है उनको वहां पर बुला लिया गया और आज उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और उनको पोलिंग बूथ पर कल तक वहां पर रवाना कर देंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद में, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से ये 5 फरवरी को जो उपचुनाव में जो मतदान होने हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा जा सके। तो उसको लेकर तैयारी प्रशासन पूरी कर चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम समय है और इस अंतिम समय में चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो,
वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये प्रयास रहेगा कि इस सीट पर भी बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करे। दीपिका, ये देखना काफी रोचक होगा निकेत कि भाजपा और सपा की जो टक्कर है मिल्कीपुर सीट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। अनिकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं। सुबह 10:30 बजे आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान होगा कल। प्रयागराज से हम जानकारी आपको दे रहा है, महानिर्माणी अखाड़ा सुबह 5 बजे करेगा स्नान। अटल अखाड़ा भी सुबह 5 बजे ही स्नान करेगा। नया उदासीन 12 बजे करेगा अमृत स्नान। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान कल होगा। स्नान का कार्यक्रम आपको बता दें, महानिर्माणी अखाड़ा के स्नान करने का समय 5 बजे है। अटल अखाड़ा भी सुबह 5 ही बजे स्नान करेगा। वहीं निरंजनी और आनंद अखाड़ा वे स्नान करेंगे। जूना आवाहन और अग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे। निर्वाणी यानी 6 बजे स्नान करेंगे। दिगंबर यानी भी 6 बजे स्नान करेंगे। अमृत स्नान का ये महापर्व होगा। निर्मोही यानी स्नान करेंगे। नया उदासीन 12 बजे अमृत स्नान करेगा। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, नया उदासीन 12 बजे स्नान का मुहूर्त होगा। प्रयागराज से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान कल होगा। महानिर्माणी अखाड़ा सुबह 5 बजे स्नान करेगा। वहीं अटल अखाड़ा भी सुबह 5 बजे स्नान करने का मुहूर्त बताया जा रहा है। नया उदासीन 12 बजे अमृत स्नान करेगा। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान कल होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा, जैसा कि कल स्नान होना है, अमृत स्नान, अटल अखाड़ा की जो समय बताई जा रही है वो 5 बजे है और वहीं नए उदासीन की 12 बजे अमृत स्नान का समय बताया जा रहा है। क्या पूरी जानकारी है अमृत स्नान को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करते हैं, कल ये तीसरा स्नान होगा और जो कि देखा जाए बसंत पंचमी के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो है इसकी जो लगन है वो लग रही है 9:25 पे और कल जो है 7 बजे तक ये रहने वाली है, जो इसकी शुभ घड़ी है। और इस शुभ घड़ी के अपने हिंदू रीति के अनुसार जो है हम लोग जो है अपनी इस जो हम कहते हैं कि उदया तिथि जो होती है, उदया तिथि के दिन हम लोग जो है स्नान जो है करते हुए नजर आते हैं। तो आज से बसंत पंचमी लग रही है और कल 7 बजे तक रहनी है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो है आज कल जो है सभी अखाड़े जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। और इस अखाड़े की अगर बात करते हैं तो इस बार जो अखाड़े में जो सबसे पहले उदासीन अखाड़ा जो है स्नान करता हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद से जो है और अखाड़े जो है स्नान करते आएंगे। 5 बजे से स्नान की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके साथ जैसा कि आपने देखा था कि मौनी अमावस्या के स्नान पर भारी भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने से जो व्यवस्थाएं थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। उन सभी की तैयारी प्रशासन जुट गया है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों लोग यहाँ पर मौके का जायजा लेने के लिए आए थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ पर कल पहुँचे थे और कल पहुँचने के बाद से बैठक किए थे अधिकारियों के साथ कि यानी कि ये गलती पुनरावृत्ति फिर से न दोहराई जाए, इसको लेकर के प्रशासन जो है वो तैयारियाँ पूरी कर ले पहले से। हालांकि भीड़ जो है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौनी अमावस्या की जो भीड़ थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के भी जो लोगों के अंदर उत्साह है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। भीड़ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भीड़ वैसी तरीके से चलती चली आ रही है। लोग जो है संगम तट पर शाही स्नान करने के लिए जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रो है ये किस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि
गाड़ी और ये सब तो पाबंद लगा दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ में जो है इस पूरे मेला स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग माना जा रहा है कि इस बार के शाही स्नान को लेकर के लोग जो है दूर दराज से आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासन की जो पुलिस की जो लापरवाही थी वो भी सामने देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा जो है श्रद्धालुओं ने भुगता है। लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और तमाम श्रद्धालु जो है जख्मी पाए गए थे। तो ये स्थिति को देखते हुए जो है अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। अतिरिक्त फोर्स की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी फोर्स लगाई जाएगी। खासतौर पे संगम तट पर खासतौर पे ऐसे इंतजाम जो है वो करने के दावा जो है प्रशासन करता हुआ चला आ रहा है, और जो बैरिकेडिंग है उसको भी जगह जगह से बनाया जाएगा। तो ये जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ श्रद्धालु जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। संदीप, देखिए इस बार की तैयारियां जो हैं वो साफ हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर भगदड़ मस्ती है या कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसे हादसा होते तो उसको लेकर के जगह जगह पे पुल जो है वो खोले जाएंगे। यानी कि पहली गलती जो हुई थी वो पहली गलती पुल ना खोलने की वजह से हुए थे। जो अतिरिक्त जो पुल बनाए गए थे उन पुल को नहीं खोला गया था, जिसके बाद से भगदड़ मची थी। लेकिन अब जो है ये भगदड़ खत्म होने के बाद से जो है देखा जा रहा है कि ये जो शाही स्नान होगा, इस शाही के स्नान पर साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त होगा और प्रशासन जो है कई द्वार बनाएगा जिससे आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। संगम नोच पर जो है जो भारी भीड़ जो पिछले अमावस्या के स्नान पर देखने को मिली थी वो दोबारा ना हो, इसको लेकर के तैयारियां प्रशासन कर रहा है। भीड़ वैसी ही देखने को मिल रही क्योंकि कल का स्नान होना है। लोग अभी से जो है लगातार आ रहे हैं और उनकी जो वो देखने को मिल रहा जो कम नहीं हो रही संख्या, यानी कि जो पहले मौनी अमावस्या देखने को मिली थी उसी तरीके से फिर से ये जो है भीड़ जो है देखने को मिल रही है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से प्रशासन इस बार मुस्तैद हुआ है और प्रशासन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं, तो ये मानना जा रहा है कि इस बार जो है प्रशासन कोई चूक नहीं करने वाला है। व्यवस्थाओं को लेकर के पहले से तैयारियां जो है प्रशासन करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों तक। प्रयागराज से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कल बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।